हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। और ज्योग्राफी में जो हमने सब टॉपिक कवर किया है वो हमारा है भारत की नदियाँ। इसे आप इंडियन रिवर्स भी कह सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इसी सब टॉपिक की। भारत की नदियाँ हैं हमारे दो भागों में डिवाइडेड हैं। कितने भागों में डिवाइडेड हैं? दो भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से दो भाग हैं? एक हमारा है हिमालय की नदियाँ और दूसरा हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, यानी कि हिमालयन रिवर्स और दूसरा हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। अब यहाँ पे हिमालयी जो नदियाँ हैं वो तीन भागों में डिवाइडेड हैं, ठीक है, यानी कि तीन भागों में बटी हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारा पहला हो गया सिंधु नदी तंत्र और दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद तीसरा हमारा है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो ये हमारे तीन उसमें डिवाइडेड हैं। पहला हमारा सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और तीसरा हमारा गंगा नदी तंत्र है। और इसी के साथ हम यहाँ देख लेते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थीं, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो भी दो भागों में आप इसे कह सकते हो डिवाइडेड हैं। एक है मध्य और दक्षिण भारत की नदियाँ। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो दक्षिण भारत से जो नदियाँ होती हैं वो कहाँ पे, मतलब दो जगह पर बढ़ रही हैं, यानी कि गिर रही हैं। कहाँ पे हैं? एक तो हो गया आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारी होगी माही, ताप्ती और नर्मदा, यानी कि ये तीन नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। और ये जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ठीक है। तो ये हैं, ये जो नदियाँ थी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इसी टॉपिक की। तो हम इसमें सबसे पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा हिमालयी नदियों को हम डिस्कस करेंगे। तो हिमालय नदियों में हम सबसे पहला जो पॉइंट कवर करेंगे वो हमारा होगा सिंधु नदी तंत्र। चलिए अब हम देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी में यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका उद्गम स्थल है ये वो कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील, यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका हो गया तिब्बत में मानसरोवर झील। अब इसका सेकंड पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी है वो चीन के तिब्बत, ठीक है, चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख शहर में प्रवेश करती है और फिर वहाँ से होकर के ये पाकिस्तान में जाती है, फिर पाकिस्तान से होकर ये अरब सागर में गिर रही है, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट फिर से देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी है वो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और वहाँ से होकर के भारत के लद्दाख शहर से निकलती है, ठीक है, यानी कि गुजर रही है वहाँ से और फिर वहाँ, यानी कि भारत के लद्दाख शहर से निकली, फिर वहाँ से पाकिस्तान में आई, ठीक है। फिर पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये अरब सागर क्या हो गया? उसका मुहाना हो गया सिंधु नदी का। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल हो गया आपका तिब्बत में मानसरोवर झील। अब देख लेते हैं कि जो सिंधु नदी है वो तीन देशों से होकर गुजरी है, चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर भी स्थित है, ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया था कि सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर है और उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील। फिर अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ वो 5 लिखी हुई हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? झेलम, ठीक है, झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज और रावी, ठीक है। ये आपकी हो गई 5 सहायक नदियाँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पाकिस्तान में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब। और जो भारत में फ्लो कर रही हैं रिवर्स वो कौन कौन सी हो गई? व्यास, सतलुज और रावी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या पॉइंट है कि सिंधु जल समझौता, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ 1960 में। इसे आप कहते हो इंडस रिवर ट्रीटी, ठीक है, यानी कि ये एक तरीके का समझौता संधि कह सकते हो आप लोग। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। और जो लोग इस टाइम पर थे तो वो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, ठीक है। उन लोगों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के अनुसार यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि जो 3 नदियों के पानी का अधिकार भारत के पास रहेगा और 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान के पास रहेगा, यानी कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं वो पाकिस्तान के पास फ्लो करेंगी, यानी पाकिस्तान के पास उनका अधिकार रहेगा और बाकी की 3 नदियों के उनका अधिकार किसके पास रहेगा? भारत के पास रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरीके का यहाँ पर जो समझौता हुआ था उसमें यही चीज़ डिसाइड की गई थी।
तो ये कुछ था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो इनकी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों को। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? 5 नदियाँ थी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, 5 हैं। कौन कौन सी थी? झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और आपका हो गया चिनाब नदी। ठीक है, तो ये आपकी 5 सहायक नदियाँ थीं। तो उन्हीं को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा है चिनाब नदी। ठीक है, तो जो चिनाब नदी है वो कहाँ पर है? ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, कौन? चिनाब नदी। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अब देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा। और इसका जो मुहाना है, मुहाना कहाँ पर है? सिंधु नदी, यानी कि चिनाब जो नदी है वो सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहते हैं? हम चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चंद्रभागा नाम से यानी कि चंद्रभागा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ बह रही होती हैं, चंद्र और भागा। ठीक है, ये जहाँ पर ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलती हैं वो स्थान क्या होता है? चंद्रभागा। और फिर जो चंद्रभागा है वो चिनाब में जाके मिल जाती है और चिनाब सिंधु में मिलती है और सिंधु नदी क्या करती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको वैसे समझ में आ गया होगा। दूसरी जो नदी सहायक नदी है वो है झेलम। तो झेलम जो सहायक नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है बैरीनाग झील। ठीक है, इसका झेलम का जो उद्गम स्थल है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है? बैरीनाग झील। और वो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। कौन सी? बैरीनाग झील। ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, आप ये देख रहे हो कि उद्गम स्थल और मुहाना जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है और इनका मुहाना कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। झेलम का उद्गम स्थल क्या है? बैरीनाग झील, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? चिनाब नदी। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ पर है? चिनाब नदी में। फिर देख लेते हैं कि जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको झेलम नदी एकदम क्लियर हो गया होगा। थर्ड वन है रावी। ठीक है, रावी नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी। अब इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। और इसका जो मुहाना है ये भी कहाँ पे आके मिलती है? चिनाब नदी में आकर के मिल जाती है। अब रावी नदी, लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, फिर फोर्थ है सतलुज नदी। सतलुज नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है राकसताल। ठीक है, राकसताल। और ये कहाँ है? मानसरोवर झील, यानी कि तिब्बत में। ठीक है, तो ये जो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राकसताल, यानी कि मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? चिनाब नदी में। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं कि जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर है। ठीक है, यानी कि जो ये भाखड़ा डैम है, ठीक है, ये कहाँ पर है? सतलुज नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, फिर आप देखते हो फिफ्थ वाला है व्यास नदी। ठीक है, तो जो व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा। ठीक है, व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में निकलती है। ठीक है, फिर इसका जो मुहाना है वो क्या है? सतलुज नदी। ठीक है, यानी कि जो व्यास नदी वो इकलौती ऐसी नदी है जो कि भारत में शुरू होती है और भारत में आकर के ख़त्म हो जाती है। अब देख लेते हैं कि सतलुज और व्यास, ठीक है, सतलुज और व्यास नदी का जहाँ पे संगम होता है, पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, वो सतलुज और व्यास का जहाँ पे संगम होता है पंजाब के हरिके क्षेत्र में, यानी कि पंजाब का एक एरिया है हरिके क्षेत्र नाम का, यहाँ पर क्या होता है? सतलुज और व्यास का संगम होता है। और जहाँ पर ये संगम हो रहा होता है वहाँ पर क्या है? यानी कि सबसे लंबी नहर, यानी कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे लास्ट वाले पॉइंट को फिर से आप देख लीजिएगा कि जो सतलुज और व्यास का संगम होता है पंजाब के हरिके क्षेत्र में, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर
निकलती है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ठीक है, यानी कि सतलुज और व्यास का संगम होता है पंजाब के हरिके क्षेत्र में, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर होगा, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन कर दिए हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और लाइक करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।